नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। आज हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संबंध में बातचीत करेंगे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है उसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये चैप्टर बेसिकली एक बहुत अच्छे टाइटल के अंतर्गत माना जाता है जिसको बोला जाता है प्रिवेंटिव एक्शन। हिंदी में बोले तो निवारक कार्य, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, निवारक कार्य क्या होता है, इसको मैं एक वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, सर्कमस्टांसेस है कोरोना को लेकर के, जो पूरे विश्व में एक चिंता की लहर है उसी को लेकर के मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भारत और अमेरिका में दोनों जगह लगभग एक ही समय में कोरोना के बारे में जानकारी मिली कि कोरोना के केसेस यहाँ पर एक्टिव होना चालू हुए हैं, पॉजिटिव होना चालू हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत ने बहुत ज्यादा देर ना करते हुए माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन समय पर लिया और पहले 22 मार्च को एक रिहर्सल कह सकते हैं कि पूरे दिन का जनता कर्फ्यू के नाम पे लॉकडाउन रखा और 25 मार्च से पूरे भारत में सबसे पहले 21 दिन का और बाद में उसको 19 दिन का एक्सटेंड करके इस तरह से 40 दिन का जो कह सकते हैं लॉकडाउन यहां पर लगा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि भारत में और अमेरिका में सेम कंडीशन थी, लेकिन इन 40 दिनों में ऐसा नहीं कि भारत में कोरोना के पेशेंट नहीं मिले हैं। वर्तमान में देखा जाए तो करीब 28,000 के आसपास कोरोना के पेशेंट भारत में मिले हैं और करीब 900 के आसपास कोरोना के पेशेंट की डेथ भी हो चुकी है। ये चिंता की बात है। लेकिन यदि आप अमेरिका जैसे महाशक्ति से कंपेयर करें तो अमेरिका में वर्तमान में 10 लाख कोरोना के पेशेंट है और मरने वालों की संख्या वहां पे 56,000 है। तो आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या नहीं किया जो भारत ने किया। भारत ने प्रिवेंटिव एक्शन जो है समय पर लिए, जो प्रिवेंटिव कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स है, प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं यानी कि जो उपचारात्मक उपाय है, भारत ने उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर मान करके लिया। ठीक है, उससे थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डवाडोल होगी, लेकिन जान है तो जहान है। इस मंत्र, इस बहुत ही कह सकते हैं मूलभूत मंत्र को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने जो काम किया, इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त है। तो अब ये जो आप कहोगे कि साहब कि ये तो कोरोना की बातचीत हो गई, लेकिन सीआरपीसी में तो कोरोना की रोकथाम के संबंध में कोई प्रावधान किया था क्या, मुझे जानकारी नहीं है। जैसे आजकल मैसेज चलते हैं ना, कोई बताता है कि भाई फलानी किताब में लिखा था कि कोरोना की बीमारी आने वाली है, फलानी किताब में लिखा है कि कोरोना का इलाज है, तो आप कह रहे हो साहब कि सीआरपीसी में भी ऐसे प्रावधान थे कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, सीआरपीसी में ऐसे प्रावधान तो नहीं है। लेकिन सीआरपीसी में क्या कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक कुछ कह सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं, निवारक कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं और उन्हीं के संबंध में बातचीत करता है। और ये बातचीत करता है सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 के संबंध में। ठीक है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इन तीनों चैप्टर का एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप ये चार्ट देखें तो मैंने बेसिक सभी चीजें एक चार्ट पे बता दी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर निरोधात्मक सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं, द बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव थ्योरी। अब ये प्रिवेंटिव थ्योरी क्या है, निरोधात्मक सिद्धांत क्या है, तो ये दंड की एक थ्योरी है। और इस थ्योरी के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको मेरा एक पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके संबंध में मैंने आई लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आप वहां जाइए और पुराना वीडियो देखिए तो आपको इस थ्योरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस थ्योरी पर यह आधारित है और बहुत ही ऐतिहासिक केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर 1977 का केस है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो सिद्धांत है ये इस नियम पर आधारित है कि उपचार से अच्छा निवारण है, प्रिवेंशन बेटर देन
क्योर। आप देखो, यदि किसी गली मोहल्ले में दंगा भड़क रहा है, किसी गली मोहल्ले में कोई ऐसी बातचीत कर रहा है जिससे आसपास का माहौल खराब हो जाएगा, तो सबको शांत कराने तो मोदी जी आएंगे नहीं। ये तो कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए उन्होंने इतने बड़े स्टेप लिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको शांत करवाने के, यानी इसको सभी चीजों को प्रिवेंट करवाने का, इनको रोकथाम करवाने का काम कौन करेगा? तो ये काम करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के जो पुलिस ऑफिसर होंगे या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। तो सीआरपीसी के तहत निवारक कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब कि कहीं पर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बातचीत कर रहा है जिससे लोक व्यवस्था भंग होने की संभावना है, कहीं पर कोई भी बलवा या दंगा होने की संभावना है, या कहीं पर भी कोई लोक न्यूसेंस होने की संभावना है, या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध को करने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अपराध को करने से रोका जाए और रोक करके आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके संबंध में जो प्रावधान है ये चैप्टर 8, 10 और 11 में बताए गए हैं। चैप्टर 8 यदि आप देखेंगे तो उसका हेडिंग है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर। आप देखेंगे सेक्शन 106 से 124 तक ये चैप्टर डिवाइडेड है। अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोविजन, सारभूत प्रावधान जो 106 से 110 तक में बताए गए हैं, और दूसरे प्रोसीजरल प्रोविजन, प्रक्रियात्मक प्रावधान जो 111 से लेकर के 124 तक में बताए गए हैं। तो कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी अपराध के लिए उनको कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्ध किया जा चुका है, कन्विक्टेड पर्सन है, और ऐसे व्यक्ति कन्विक्शन के बाद भी यदि कुछ ऐसी हरकत करने वाले हैं तो उनके लिए 106 और 110 में बताया गया है क्या कर सकते हैं। और कई बार प्रिवेंटिव एक्शन के तहत दोष सिद्धि के पहले भी 107, 108, 109 के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। प्रक्रियात्मक प्रावधान को भी आप दो पार्ट में देख सकते हैं, मुख्य प्रावधान को और संबंधित प्रावधान को। तो इस प्रकार से ये चार्ट है जिसके माध्यम से आप चैप्टर 8 को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब चैप्टर 8 को हम उस चार्ट के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर 8 में सबसे पहला जो सारभूत प्रावधान है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस, जो मैंने बताया था कि धारा 106 से लेकर के 110 तक में बताई गई है, इसको आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक दोष सिद्ध आदि के बाद प्रतिभूति लेने का जो काम है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। किन सर्कमस्टांसेस में? तो यहाँ पर दो धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहली धारा जो है यहाँ पर 106 कहती है, तो यहाँ पे कहता है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो लोक शांति के विरुद्ध है, अगेंस्ट द पब्लिक पीस, हमला, असॉल्ट, आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स, रिस्टी, मिसचीफ या अभित्रास से संबंधित अपराध है, इंटिमिडेशन से रिलेटेड कोई भी आपराधिक अभित्रास से संबंधित कोई भी अपराध है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के तुरंत बाद, ध्यान रखिएगा, आफ्टर कन्विक्शन इमीडिएट, दोष सिद्ध के बाद तुरंत बाद मजिस्ट्रेट उससे बोल सकती है, ठीक है ना, कि भाई आपकी जो हरकतें हैं वो हमें लगता है कि समाज के लिए अच्छी नहीं है और आप बाहर यानी जेल, अभी तो जेल जाओगे क्योंकि हम दोषी आपको कर रहे हैं, और जेल से छूटने के बाद जब आप वापस समाज में जाओगे तो फिर से आप ऐसी हरकतें करोगे, बलवे दंगे करोगे, लोक शांति के विरुद्ध अपराध करोगे, तो क्यों ना आप सिक्योरिटी भर दो ताकि जेल से छूटने के बाद भी आप सज्जन बने रहो, ठीक है ना। तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है। यहाँ पर कार्यवाही 106 के तहत कौन कौन करता है? क्योंकि आप 106 को यदि बैरट में शुरुआत में देखेंगे तो केवल आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ सेशन दिखेगा, लेकिन यदि आप 106 को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसको मैंने यहाँ बहुत सरल शब्दों में बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि जो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होता है, वह प्रारंभिक अधिकारिता में कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, अब जो कोर्ट ऑफ सेशन सत्र जो न्यायालय होता है वो प्रारंभिक अधिकारिता में भी, अपीली अधिकारिता में भी, और पुनरीक्षण अधिकारिता यानी रिवीजन की अधिकारिता जो उसको होती है उसमें भी ये 106 के तहत कार्रवाई कर सकता है। और चूंकि अपीली न्यायालय हाईकोर्ट भी होता है, पुनरीक्षण न्यायालय हाईकोर्ट भी होता है, तो हाईकोर्ट के द्वारा भी 106 के तहत कार्रवाई की जा सकती है दोष सिद्धि के तुरंत बाद, ठीक है ना। तो ये प्रमुख चीज। तो यहाँ पर कितने साल के लिए सिक्योरिटी भरवाई जा सकती है? 3 साल के लिए सिक्योरिटी भरवाई जा सकती है।
एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है तो उसको मैं अलग से बता देता हूँ कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सिक्योरिटी भरवाई गई धारा 106 के तहत और उस व्यक्ति ने अपील कर दी और अपील में जा करके वह दोष मुक्त हो गया, एक्विटल हो गया, तो अब ऐसी कंडीशन में चूंकि वो जो 106 की सिक्योरिटी है इसलिए भरवाई गई थी क्योंकि आपने ऐसा अपराध किया है जो अगेंस्ट द पब्लिक पीस और लोक शांति के विरुद्ध है और इसीलिए हम आपसे सिक्योरिटी भरवा रहे हैं, लेकिन अब आप एक्विटल हो गए, यानी आपने कोई अपराध ही नहीं किया है, आप अपराध के पहले भी सदाचारी थे, अब भी सदाचारी निकल गए, तो अब ऐसे सदाचारी व्यक्ति से सिक्योरिटी भरवाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी है, ये जो प्रतिभूति है, ये क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यही जो है तो आपकी धारा 106 एक बातचीत और करती है। अब हम यहाँ पर देखिए अगली धारा 110। अब देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है दोष सिद्ध आदि के बाद प्रतिभूति, लेकिन यदि आप बैरक में पढ़ोगे तो आप कहोगे साहब यहाँ पर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोष सिद्धि के बाद, लेकिन यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है हैबिचुअल ऑफेंडर, अभ्यासिक अपराधी। और कोई भी व्यक्ति अपराधी कब होता है, जब वह पहले किसी अपराध में दोष सिद्ध किया जा चुका है। बस 106 और 110 में जो मेन अंतर ये है कि 106 के तहत दोष सिद्धि के तुरंत बाद जिस न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है वह कार्रवाई करता है, लेकिन 110 में कैसे कार्रवाई होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जानकारी मिली कि मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा लुटेरा, रॉबर, कोई भी ऐसा स्टोलन प्रॉपर्टी का कह सकते हैं चुराई हुई संपत्ति खरीदने बेचने वाला व्यक्ति या कोई भी फॉर्जर यानी कि जो फॉर्जरी यानी कूट करके दस्तावेज तैयार करने वाला व्यक्ति इस पर्टिकुलर एरिया में आया हुआ है और वह पहले भी ऐसे अपराधों के लिए यानी कि चोरी के लिए या लूट के लिए या कूट रचना के लिए यानी कि फॉर्जरी वगैरह के लिए, कूट रचना के लिए वो दोषित किया जा चुका है, तो अब ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा सावधानी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर अधिकार स्थानीय अधिकारिता का 3 वर्ष तक के लिए 3 ईयर तक के लिए कह सकते हैं कि सिक्योरिटी भरवा सकता है, यही कहता है धारा 110। अब आगे देखते हैं तो दोष सिद्धि के पहले प्रतिभूति सिक्योरिटी बिफोर कन्विक्शन। कई बार कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा काम करने वाला है जिससे समाज में लोक शांति भंग हो जाए, कोई ऐसी बातचीत करने वाला है जो राजद्रोह के समान मानी जाएगी, कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है तो उसको ऐसी बातचीत करने, ऐसे राजद्रोहात्मक कार्य करने या ऐसे संज्ञेय अपराध को करने के पहले ही रोक लिया जाएगा और सिक्योरिटी भरवा दी जाएगी। इसके संबंध में प्रोविजन 107, 108 और 109 में किए गए हैं। तो 107 में परिशांति कायम रखने के लिए फॉर कीपिंग पीस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही स्थानीय अधिकारिता लोकल जुडिक्शन के अंदर किया जाता है 1 साल के लिए। 108 में यदि कोई राजद्रोहात्मक बातें फैलाने का प्रयास कर रहा है तो उसको रोकने के लिए टू स्टॉप स्प्रेडिंग सेडिशियस मैटर्स, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और 1 साल के लिए सिक्योरिटी भरवाई जा सकती है कि शांति से 1 साल तक सदाचारी बने रहो, किसी भी प्रकार से आपको राजद्रोहात्मक बातें नहीं करनी है। या किसी पुलिस अधिकारी को या किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये जानकारी मिलती है कि कोई भी व्यक्ति है जो डाउटफुल पर्सन है, संदिग्ध व्यक्ति है और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय यानी गंभीर अपराध को करने के लिए प्रिकॉशंस ले रहा है, पूर्व सावधानियां बरत रहा है, अपने आप को छिपा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उससे भी यहाँ पर सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। और स्थानीय अधिकारिता के अंदर यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसा कर रहा है कोई व्यक्ति तो 1 वर्ष के लिए उससे प्रतिभूति एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे भरवा सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भरवा सकता है। तो ये 107, 8, 9 के तहत कार्रवाइयां जो है तो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब हम प्रक्रियात्मक प्रावधान के संबंध में बातचीत करेंगे। प्रक्रियात्मक प्रावधान भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 111 से लेकर के जो 118 तक के प्रोविजन है उनको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। धारा 111 का प्रारंभिक आदेश, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में शो कॉज नोटिस भी कहा जाता है, जैसे किसी एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यदि ये जानकारी मिलती है कि उसके एरिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोई ऐसी बात करने वाला है या ऐसा काम करने वाला है जिससे उस स्थानीय अधिकारिता, उस एरिया की जो लोक शांति है वो भंग हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट 111 का प्रारंभिक आदेश जारी करेगा
और उसमें पूछ सकता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी सदाचार के लिए प्रतिभूति आपसे भरवाई जाए। अब जैसे ही वो प्रारंभिक आदेश जारी कर देगा और मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने है, तो 112 ये कहती है कि आप उसको उसी समय वो आदेश की प्रति दे देंगे और बोल देंगे भाई इसका जवाब तैयार कर लो और बताओ फिर आगे क्या करना है, ठीक है ना, कि तुम्हारे खिलाफ हम क्यों ना कार्रवाई करें ऐसा। लेकिन मान लीजिए कि वो व्यक्ति सामने यानी कि न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं है, तो फिर ऐसे सरकमस्टांसेस में उसके विरुद्ध समन या वारंट भेजा जाएगा, ये कहता है सेक्शन 113 है। अब चूंकि समन या वारंट भेजा जा रहा है तो समन या वारंट के साथ 111 का जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर है, प्रारंभिक आदेश, उसकी एक कॉपी भी रहेगी, प्रति भी रहेगी, ताकि उसको जानकारी मिले कि उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जा रही है, ठीक है ना। ये कहता है 114 है, 114। अब मान लीजिए भैया किसी को वो प्रति मिल गई और उसने मजिस्ट्रेट को बताया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताया कि साहब मैं बहुत बीमार हूं और मैं ये पर्टिकुलर समस्या है कि मैं कोर्ट में यानी कार्यवाही में, आपकी जो कार्यवाही होगी आपके न्यायालय में, उस कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, कृपया मुझे पर्सनल अपीयरेंस से डिस्पेंस यानी कि व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति प्रदान करें। और यदि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके पास जेन्युइन रीजन है, सही कारण है, तो वह व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति भी प्रदान कर सकता है, ये कहता है 115। चलिए फाइनली अभिमुक्ति प्रदान नहीं की, या मान लीजिए कोई व्यक्ति वो नहीं आया तो उसके प्लीडर के माध्यम से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गया, तो अब यहाँ पर 116 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है कि अब इल्तला की सच्चाई के बारे में जांच की जाएगी कि जो जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली, वो कितनी सही है कितनी गलत। तो इल्तला की सच्चाई के जांच करने के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक प्रोसेस प्रक्रिया अपनाएगा, और जनरली ये प्रक्रिया वही होती है जो समन मामलों में। अब ये समन मामले यानी सीआरपीसी में जो कह सकते हैं सामान्य छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें सजा 2 साल तक की मैक्सिमम होती है, उन मामलों के विचारणे के लिए प्रक्रिया सीआरपीसी के ही सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक में बताई गई है। तो उस प्रक्रिया को पालन करते हुए, चूंकि ये भी छोटे मोटे मामले होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पर जांच आवश्यक की जाएगी। अब इस जांच के दौरान यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है तो कुछ एडिशनल या फर्दर एविडेंस यहाँ पर वो ले सकता है। ध्यान रखिएगा कि इस धारा के तहत जो जांच है वो विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है इंक्वायरी के बाद कि उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है, जांच की जा रही है, कोई भी ऐसा कार्य किया है या करने वाला था जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना थी, तो ऐसी कंडीशन में 117 का सिक्योरिटी ऑर्डर, प्रतिभूति आदेश यानी कि फाइनल ऑर्डर, इसको बोलते हैं फाइनल ऑर्डर, जारी किया जाएगा। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, ना तो करने का प्रयास किया जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो 118 के तहत व्यक्ति को उन्मोचन कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि अभी मुझे तुम्हारे विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, इसलिए तुम घर जाओ, लेकिन यदि मुझे दोबारा पता चला कि तुम कुछ इस प्रकार की हरकतों में इन्वॉल्व होने वाले हो या लोक शांति को भंग करने वाले हो, तो तुम्हारे खिलाफ हम फिर से कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्चार्ज ऑर्डर जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य प्रावधान जो धारा 111 से 118 तक में आपके सामने सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो 119 से 124 तक में रिलेटेड प्रोविजन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात 119 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिभूति की अवधि का प्रारंभ होना, कमिटमेंट द पीरियड ऑफ सिक्योरिटी। ये जो सिक्योरिटी भरवाई गई है 1 साल की, 3 साल की, आपने देखी धारा 106 और 110 में आपने 3 साल की देखी, और 107, 8, 9 में तीनों में आपने कितने 1 साल की देखी, ठीक है ना। तो ये 1 साल और 3 साल की जो सिक्योरिटी भरवाई जाती है, तो ये समयावधि कब चालू होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 106 का जो आदेश दिया जाता है, चूंकि उसमें दोष सिद्धि के बाद तुरंत यानी दंडादेश देने के तुरंत बाद प्रतिभूति भरवाई जाती है। तो जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा अपराध किया जो अगेंस्ट द पब्लिक पीस था और उसके लिए मान लीजिए साल भर की सजा हो गई। अब साल भर की सजा यदि उस व्यक्ति को हो गई तो पहले तो जेल जाएगा, ठीक है, और साल भर जेल में भुगतने के पश्चात जब वो बाहर आएगा तो जैसे ही वो अपनी सजा भुगत लेगा यानी कि अपना दंड भुगत लेगा, उसके बाद से ही 106 के तहत जो प्रतिभूति है उसकी समयावधि प्रारंभ होगी। दूसरा कहता है कि 117 के दिन आदेश की तारीख से, अब चूंकि यहाँ पे तो कोई जेल जाता नहीं,
ठीक है। तो फिर जिस तारीख को आदेश दिया गया कि आप तो सिक्योरिटी भरो और सदाचारी बने घर में पड़े रहो, तो जिस तारीख को ऐसा बोला गया उसी तारीख से सामने वाला व्यक्ति सदाचारी बना घर में पड़ा रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आपसे बोला गया कि आप कोई प्रतिभूति के तौर पर जमानतदार पेश कर दो, जिसको प्रतिभू सीओडी कहा जाता है, लेकिन आपने कोई जमानतदार ऐसा पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने जिसको मजिस्ट्रेट ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, तो बिल्कुल मजिस्ट्रेट अस्वीकार कर सकता है कि भाई ये जो जमानतदार तुमने पेश किया ये भरोसे लायक आदमी नहीं है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, तुम दूसरा जमानतदार ले आओ। तो ये कहता है आपका सेक्शन 121। 122, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया गया और कहा गया कि 50,000 रुपए जमा कर दो, तो यदि प्रतिभूति देने में किसी भी प्रकार से व्यतिक्रम किया जाता है तो यहाँ पर यह अपराध माना जाएगा और यहाँ पर 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि धारा 106, 107, 108 के तहत आदेश दिया गया है तो यहाँ पर कारावास केवल और केवल सादा होगा, लेकिन यदि धारा 109, 110 के तहत आदेश दिया गया है तो यहाँ पर कारावास सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शन के तहत चैप्टर 8 को मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ कमेंट्स कीजिए, अपनी बातें मेरे सामने रखिए। अपने कुछ प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जितना भी कानून का ज्ञान है, जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।